Hi, welcome to my class. I am Rekha Mishra presenting before you class 12th Geography Practical lesson number 1. Name of the lesson is Data, its source and compilation. So आज हम क्लास 12th Geography Practical के फर्स्ट लेसन आंकड़े, उसके स्रोत और उनके संगणन के बारे में पढ़ेंगे. Now first of all, what is data? The data are defined as numbers that represent measurements from the real world. तो आंकड़े जो होते हैं वो ऐसे माप होते हैं, ऐसे मापदंड होते हैं जो वास्तविक विश्व से या वास्तविक धरातल से उठाए जाते हैं. डेटम इज़ अ सिंगल मेजरमेंट. डेटा का जो प्राथमिक रूप होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है, दैट इज़ कॉल्ड डेटम. न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेटा. तो इस तरह से जो हमें संख्या के रूप में संख्यात्मक तथ्य प्राप्त होते हैं किसी भी एस्पेक्ट के, उसे डेटा कहते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द मेजर्ड इन्फॉर्मेशन इज एल्गोरिथमेटिकली derived and logically deduced or statistically calculated from multiple data. तो जो डेटा हमको मिलता है, जो मेजरमेंट मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे रिलेटेड, वो पूरी तरह से सही होना चाहिए और उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए संख्यात्मक रूप से या स्टैटिस्टिकली भी. Information is defined as either a meaningful answer to a query or a meaningful stimulus that can cascade into further queries. तो जो सूचना होती है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, वो कुछ तथ्यों के, कुछ प्रश्नों के एक संभावित और मीनिंगफुल एक ऐसे उत्तर होते हैं जिनका कुछ ना कुछ महत्व होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है. मतलब सूचनाओं का जो तथ्यात्मक विवरण प्राप्त होता है, इसे हम डेटा या इंफॉर्मेशन कहते हैं. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा? सो ऑल ज्योग्राफिकल informations are derived from the data. Maps are important tools in studying geography. Data plays an important role in geographical analysis. तो जो भी भौगोलिक विश्लेषण होता है किसी घटना का, किसी तथ्य का, किसी दृश्य रूप का, ये किसी न किसी रूप में आंकड़ों के द्वारा ही संभव होता है. Now the next topic is presentation of data. Statistical policy may deviate from the real situation. तो जो एवरेजेस जिसको कहते हैं, स्टैटिस्टिकल पॉलिसी मतलब एक काल्पनिक संख्यात्मक एवरेज जो हम निकालते हैं, ये हो सकता है कभी कभी तथ्यात्मक विवरण से अलग हो. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कलेक्ट द डेटा टू नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. इसलिए काल्पनिक रूप से हम कोई सूचना इकट्ठी करें, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स एंड फिगर के आधार पर हम आंकड़ों का संकलन करें. लेकिन सिर्फ आंकड़ों के संकलन से हमारा काम पूरा नहीं होगा, उससे भी ज़रूरी है उन आंकड़ों का एक सिस्टमेटिक रूप से प्रदर्शन करना. प्रिसाइज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर यूज्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू कलेक्ट and compile data to its tabulation, organization, ordering and analysis till the derivation of conclusion. तो प्राचीन काल से ही न सिर्फ आंकड़ों को इकट्ठा करने में, बल्कि उनको एक जगह जमा करके उनको टेबल बनाने में, उनको ऑर्गेनाइज करने में, सिस्टमेटिक रूप से जमाने में, उनको क्रमबद्ध करने में या उनका विश्लेषण करने में आंकड़ों का उपयोग किया जाता है ताकि हम किसी निश्चय पर पहुंच सके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ डेटा. तो ये टेबल जो है, इसमें आपको डेटा के सोर्सेस बताए गए हैं. मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में देयर आर टू मेथड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. देन प्राइमरी डेटा कलेक्शन इज प्राइमरी डेटा कलेक्शन is obtained from personal observation, interview, questionnaire or schedule and other methods. Similarly, secondary data is derived from published and unpublished sources.
So published sources are government, quasi-government, international, private publications and newspaper. And the unpublished sources are derived from government, quasi-government, private documents and data received from other document. Now, primary sources. The data which are collected for the first time by an individual or the group of individuals, institutions or organizations are called primary sources of data. It means when the data is collected for the first time, पहली बार जब हम ग्राउंड लेवल से डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे प्राइमरी सोर्सेस कहते हैं. एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सोर्सेस. डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एनी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेस आर कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेस. सो द्वितीयक स्रोत कौन से होते हैं कि जो प्राइमरी सोर्सेस से डेटा कलेक्ट किए गए हैं, उनमें से विभिन्न स्रोतों से जब हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, तो उसे द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्सेस कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा. सो द फर्स्ट सोर्स इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन. It refers to the collection of information by an individual or group of individuals through direct observation in the field. तो ये जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है, हम किसी वास्तविक दृश्य भूमि में जाकर, क्षेत्र में जाकर व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों के द्वारा या अकेले या कुछ लोगों के साथ मिलकर जब हम ग्राउंड लेवल से डेटा कलेक्ट करते हैं, स्वयं देख कर डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल ऑब्जर्वेशन. In carrying out personal observation, the person involved must be theoretical, knowledgeable of the subject and scientific attitude for unbiased evaluation. तो जो व्यक्ति पर्सनल डेटा कलेक्ट करता है या उसमें उससे एक संबद्ध होता है किसी भी तरीके से, तो डेटा का सही और बिना भेदभाव का विश्लेषण किया जाए. इसके लिए आवश्यक होता है कि डेटा कलेक्ट करने वाला व्यक्ति तथ्यात्मक रूप से उस डेटा से रिलेटेड सभी चीज़ों को जानता हो और उसका दृष्टिकोण जो हो वो वैज्ञानिक हो, ताकि वो तथ्यों को परख कर सही विश्लेषण कर सके. द सेकेंड सोर्स इज इंटरव्यू या थ्रू इंटरव्यू. साक्षात्कार के द्वारा भी हम डेटा का कलेक्शन करते हैं. इन दिस मेथड द रिसर्चर गेट्स डायरेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट थ्रू डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशन. तो ये जो इंटरव्यू का तरीका होता है, इसमें जो रिसर्च करने वाले होते हैं या जो डेटा कलेक्ट करने वाले होते हैं, ये सूचना प्राप्त करने वालों से या जिनसे इनको सूचना इकट्ठी करनी होती है, उनसे डायरेक्ट बातचीत के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या सूचनाएं इकट्ठे करते हैं. लेकिन ऐसा करते समय जब वो किसी का इंटरव्यू लेते हैं या डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, तो उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. द इंटरव्यूअर मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस वाइल कंडक्टिंग एन इंटरव्यू विथ पीपल ऑफ द एरिया. तो जब भी इंटरव्यू लेने कोई जाता है तो उसे कुछ चीज़ों का ध्यान आवश्यक रूप से रखना चाहिए. फर्स्ट, अ प्रिसाइज लिस्ट ऑफ आइटम्स अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज टू बी गैदर्ड फ्रॉम द पर्सन इंटरव्यू टू बी प्रिपेयर्ड. मतलब सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हमको जिस व्यक्ति से या जिन व्यक्तियों से डेटा इकट्ठा करना है, जिनका इंटरव्यू लेना है डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो उसके लिए हमको कौन कौन से डेटा या इंफॉर्मेशन उससे इकट्ठा करना है, इसकी लिस्ट हमें पहले बना लेनी चाहिए. देन द सेकेंड precaution is the persons involved in conducting the interview should be clear about the objective of the survey. मतलब जब हम डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं या सर्वे करने जा रहे हैं, तो हमको ये क्लियर पता होना चाहिए कि उस सर्वे का उद्देश्य क्या है, अर्थात हम किस उद्देश्य से उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और जिससे वो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको भी उस उद्देश्य की क्लियर जानकारी देनी चाहिए कि आपसे हम इस उद्देश्य से डेटा कलेक्शन
कर रहे हैं. द थर्ड इज द रेस्पोंडेंट शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर आस्किंग एनी सेंसिटिव क्वेश्चन एंड ही शी बी एश्योर्ड दैट द सीक्रेसी विल बी मेंटेन. तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो जिन व्यक्तियों से हम सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको सबसे पहले अपने विश्वास में लेना होगा. मतलब उन व्यक्तियों को ये विश्वास दिलाना होगा कि उनसे जो भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है उसकी सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी. विशेषकर जब हम कुछ ऐसे डेटा कलेक्ट करते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो पर्सनल होते हैं या जिनका संबंध व्यक्ति के सामाजिक रिलेशन वगैरह से होता है, तो उनको इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनका डेटा लीक नहीं करेगा. देन फोर्थ इज ए कंजीनियर एटमॉस्फेयर शुड बी क्रिएटेड so that the respondent may explain the facts without any hesitation. तो अगला ध्यान का रखना होता है कि डेटा के लिए इंफॉर्मेशन देने वाले और इंटरव्यू लेने वाले दोनों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए ताकि सवाल पूछने वाला भी कंफर्टेबल होकर पूछ सके और जवाब देने वाला भी कंफर्टेबल होकर जवाब दे सके. The language of the question should be simple and polite so that the respondent feel motivated and readily agree to give the information asked for. तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सिंपल होने चाहिए और पोलाइट वे में पूछे जाने चाहिए ताकि जवाब देने वाला सुविधापूर्ण तरीके से बड़े आराम से उनका जवाब दे सके. ऐसा नहीं कि लठमार लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे या ऐसे हार्श लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे कि जवाब देने वाले को भी गुस्सा आ जाए या क्वेश्चन सुन के उसे गुस्सा आ जाए. इस तरीके से क्वेश्चंस इस लैंग्वेज में नहीं पूछने चाहिए. हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत पोलाइट होनी चाहिए. देन अवॉइड आस्किंग एनी सच क्वेश्चन दैट मे हर्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट और द रिलीजियस फीलिंग ऑफ द रेस्पोंडेंट. तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन हम उस व्यक्ति से ना पूछ ले जो उसके स्वाभिमान को या आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा हो या उसकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है. देन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू द रेस्पोंडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव एनी अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन विच ही और शी मे प्रोवाइड अदर देन ऑलरेडी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर. मतलब हम जो क्वेश्चनर बना के ले गए हैं या हम जो क्वेश्चन अपने पास लिस्ट ले गए हैं कि हमें ये क्वेश्चंस पूछने हैं, तो इसके अलावा भी हमें ये प्रश्न जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं उनको ये सुविधा देनी चाहिए कि उन्हें और कोई जानकारी देनी है तो दे सकते हैं. एंड सबसे लास्ट में सबसे ज़रूरी होता है कि हम जब इंटरव्यू ले लेते हैं तो इंटरव्यू लेने के दौरान उस व्यक्ति का समय भी हमारे ऊपर व्यय होता है, तो हम उसका आभार प्रदर्शन करें और उसे धन्यवाद आवश्यक रूप से दें ताकि उस व्यक्ति को भी अच्छा लगे. देन द थर्ड सोर्स इज क्वेश्चनर और शेड्यूल. सो क्वेश्चनर और शेड्यूल इज अ सिंपल क्वेश्चंस and their possible answers are written on a plain paper and the respondents have to tick mark the possible answers from the given choices. तो जिस तरह से आप एग्जाम में MCQ सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन के साथ आपके पास 3 या 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना होता है. तो क्वेश्चनर लगभग उसी तरह का होता है. उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उनके पॉसिबल आंसर्स दिए रहते हैं. रेस्पोंडेंट जो होता है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसे सिर्फ उन आंसर्स में से जो बेस्ट उसकी चॉइस है उस पर टिक करना होता है. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे शुड बी क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चनर. तो जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो उसमें किस उद्देश्य से हम सर्वे कर रहे हैं, वो क्वेश्चनर के डेटा को हम किस पर्पस में यूज़ करेंगे, ये क्लियर मेंशन होना चाहिए. दिस मेथड इज़ यूजफुल इन कैरिंग आउट द सर्वे ऑफ ए लार्ज एरिया. ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है जब हम एक बड़े क्षेत्र में सर्वे कवर कर रहे हैं जहाँ पर्सनली एक एक व्यक्ति के पास जाना हमारे लिए संभव नहीं होता है. तो ऐसी स्थिति में हम क्वेश्चनर के माध्यम से आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चनर एंड द शेड्यूल इज दैट रेस्पोंडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फिल्स अप द क्वेश्चनर. जो क्वेश्चनर होता है इसमें क्वेश्चंस और पॉसिबल ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें रेस्पोंडेंट टिक मार्क करता है. बट व्हाट इफ द रेस्पोंडेंट इज अनएजुकेटेड और इलिटरेट,
ही कैन नॉट रीड और राइट द गिवन लैंग्वेज, तो ऐसी स्थिति में वो क्वेश्चनर हमारा यूजफुल नहीं होता है। तो इसके लिए फिर शेड्यूल बनाया जाता है। The only difference between the questionnaire and the schedule is that the respondent himself or herself fills up the questionnaire, whereas a properly trained enumerator himself fills up the schedules asking question addressed to the respondent. तो क्वेश्चनर में क्या होता है कि रेस्पोंडेंट खुद आंसर भरता है उसमें। शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज होता है कि शेड्यूल में एक ट्रेंड व्यक्ति होता है जो प्रश्न पूछता है और आंसर पे वो खुद ही टिक मार्क करता है। देन द अदर मेथड्स आर डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत। फर्स्ट इज पब्लिश सोर्सेस। पब्लिश सोर्सेस आर द पब्लिकेशंस फ्रॉम द government, the publications of the various ministries and the departments of the government of India, state governments and the district bulletins. तो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो आंकड़े पब्लिश होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या जिला सरकार हो, ये पब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ डेटा कहलाते हैं। देन सेमी और क्वासी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, the publication and reports of urban development authorities and municipal corporations of various cities and towns including जिला परिषद। तो जो सेमी या अर्ध सरकारी होते हैं पब्लिकेशन, जिनमें हमारे जो शहरी विकास के डिपार्टमेंट्स है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ग्राम पंचायतें हैं, जिला परिषद है, इनके द्वारा जो आंकड़े पब्लिश किए जाते हैं ये सेमी और क्वासी गवर्नमेंट कहलाते हैं। देन थर्ड इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन। द इंटरनेशनल पब्लिकेशंस कंप्राइज ईयरबुक, रिपोर्ट्स एंड मोनोग्राफ्स पब्लिश्ड बाय डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जो आंकड़े पब्लिश किए जाते हैं उन्हें इंटरनेशनल पब्लिकेशंस कहते हैं। और प्राइवेट, देन नेक्स्ट इज प्राइवेट पब्लिकेशन। The yearbook, surveys, research reports and monographs published by newspapers and private organizations fall under this category. तो प्राइवेट पब्लिकेशंस में हम किसको लेते हैं, या प्राइवेट पब्लिकेशंस के सोर्सेस में जो प्राइवेट संस्थाओं द्वारा जो ईयर बुक प्रकाशित की जाती है, जो विभिन्न प्रकार के सर्वे प्रकाशित किए जाते हैं, डिफरेंट रिसर्चेस की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, न्यूज़पेपर्स में या प्राइवेट मैगजीन्स में जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड डेटा फ्रॉम प्राइवेट पब्लिकेशंस। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। The daily newspaper and the weekly, fortnightly and monthly magazines serve as easily accessible resources of secondary data. तो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में जो डेटा पब्लिश होते हैं ये सबसे ज़्यादा सुलभ होते हैं। देन data published through electronic media. The electronic media, especially the internet, has emerged as a major source of secondary data in recent time. तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है, इनके द्वारा बड़े तेज़ी से हमको बड़े एक्सेसिबल रूप से डेटा की उपलब्धि हो जाती है। देन द सेकेंड सोर्सेस आर अनपब्लिश्ड सोर्सेस, वो डाटा के स्रोत जो पब्लिश नहीं होते हैं। दिस इंक्लूड्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, या सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो अनपब्लिश्ड डेटा कहलाते हैं। Then documents are prepared and maintained as unpublished record at different levels of governance. तो सरकार की कार्यप्रणाली के दौरान जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। Then second is quasi government records. The periodical reports and the development plan prepared and maintained by the different municipal corporation, district council and civil service department. तो quasi government या semi government मतलब वो आंकड़े जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा या विभिन्न सरकार की संस्थाओं के द्वारा इकट्ठे होते। तो इसमें क्या होता है कि जो डेटा पब्लिश हो गया वो पब्लिश डेटा हो गया, और जो डेटा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रह गया, जो पब्लिक में नहीं आया, वो अनपब्लिश्ड डेटा होता है। एंड थर्ड इज प्राइवेट डॉक्यूमेंट। दिस इंक्लूड्स अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनीज, trade unions, different political and apolitical organizations, and resident welfare association.
तो प्राइवेट संस्थाओं के जो डेटा होते हैं, जो प्राइवेट संस्थाएं अपने कंपनीज या ट्रेड यूनियन अपने आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उनको प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब ये जो आंकड़े हम इकट्ठे कर लेते हैं, अब इनको हम इकट्ठा बेसिकली क्यों करते हैं? विश्लेषण के लिए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। तो इसके निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि इस डेटा से हमको क्या आंसर मिला, क्या निष्कर्ष मिला, क्या स्थिति स्पष्ट हुई, इसके लिए टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज नेसेसरी। सो टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मीन्स टू समराइज एंड प्रेजेंट द डेटा इन द स्टैटिस्टिकल टेबल। जब हम एक पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं समरी बना के, तो दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन। अब आंकड़े हमने जो इकट्ठे कर लिए, इनको कंपाइल करके, इनको इकट्ठा करके, एनालाइज करके इनको प्रेजेंट करना जरूरी होता है। सो डेटा आर कलेक्टेड, टेबुलेटेड एंड प्रेजेंटेड इन ए टेबुलर फॉर्म आइदर इन एब्सोल्यूट टर्म्स, परसेंटेज और इंडाइज्ड। सो जब ये डेटा का कंपाइलेशन होता है, टेबुलेशन होता है, तो ये 3 रूपों में प्रस्तुत किए जाते हैं। या तो निरपेक्ष रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, या प्रतिशत में, या इंडेक्स नंबर के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। सो एब्सोल्यूट डेटा मीन्स व्हेन द डेटा आर प्रेजेंटेड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म एज इंटीजर्स, दे आर कॉल्ड एब्सोल्यूट और रॉ डाटा। तो जब डेटा जैसा हमने इकट्ठा किया है न्यूमेरिकल्स में, उसी रूप में हम प्रेजेंट करते हैं, तो उसे एब्सोल्यूट या रॉ डाटा कहते हैं। परसेंटेज और रेशियो डेटा, समटाइम्स डेटा आर टेबुलेटेड इन द रेशियो और परसेंटेज फॉर्म। जैसे मान लीजिए क्लास में हमने टेस्ट के मार्क्स निकाले, इकट्ठे किए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो वो रॉ डेटा हो गया। जब हमने परसेंटेज निकाला, कितने परसेंट 40 के नीचे है, कितने परसेंट 90 के अबव है, कितने परसेंट 60 अबव है, तो वो परसेंटेज या रेशियो फॉर्म में हो गया। एंड द थर्ड इज इंडेक्स नंबर। An index number is a statistical measure designed to show changes in variable or a group of related variables with respect to time, geographical location or other characteristics. तो जो सूचकांक होते हैं या इंडेक्स नंबर होते हैं, इनमें हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव डेटा देते हैं। समय के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से या अन्य मापदंडों के आधार पर हम एक तुलनात्मक डेटा का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं जो इंडेक्स नंबर के थ्रू होता है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डेटा रिक्वायर्स देयर टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन इन सिलेक्टेड क्लासेस। तो प्रोसेसिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जो रॉ डेटा हमारे पास है उसको हम क्लासीफाई करते हैं और उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देन द नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ data. The grouping of the raw data requires determining of the number of classes in which the raw data are to be grouped and what will be the class interval. तो हम ग्रुपिंग में क्या करते हैं? एक सर्टेन ग्रुप बना लेते हैं कि मान लीजिए हमने टेस्ट लिया 100 नंबर का, तो 0 से 10 में कितने बच्चों को नंबर मिला, 10 से 20 में कितने मिला, 20 से 30 में कितने मिला, इस तरह से हम ग्रुप बना लेते हैं। तो ये जो ग्रुप होते हैं इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। कि जैसे 10 से 20 है तो ये हमारा क्लास इंटरवल क्या हो गया? 10 का हो गया। और इस ग्रुप में फिर हम फ्रीक्वेंसी टेबल के आधार पे देखते हैं कि कितने बच्चों को 10 से 20 के बीच में मिला, कितनों को 50 से 60 के बीच में, या कितनों को 90 से ऊपर मिला। तो इसको हम ग्रुपिंग ऑफ डेटा कहते हैं। और द लास्ट एक्टिविटी इज प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम उसको क्लासीफाई करते हैं और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट करते हैं, इसमें हम 2 तरीक़ों से करते हैं। या तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा करते हैं जिसमें सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। और लास्ट में उसका प्रेजेंटेशन होता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बार डेटा या बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो सकता है। इस तरह से बार बनाकर डेटा का क्लासिफिकेशन या प्रेजेंटेशन हो सकता है, या इस तरह से ओजाइव बनाकर कर्व के द्वारा डेटा का प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।